स्वागत है विद्यार्थियों। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम शीरीन खान है। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी की पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 19 आश्रम का अनुमानित व्यय पढ़ाने वाली हूँ। विद्यार्थियों, व्यवस्थित जीवन जीने के लिए सबसे आवश्यक क्या है, आपको मालूम है? जी हाँ, हर कार्य को सोच समझ कर किया जाए। हमेशा एक समय में एक कार्य को पूर्ण करके दूसरे कार्य की तरफ बढ़ा जाए और हर कार्य को करने से पूर्व उसे करने की योजना अवश्य बनाना चाहिए। जैसे हमारी दिनचर्या में इतने काम होते हैं और हर कार्य को उसकी आवश्यकता के अनुसार किया जाए तो हमारा समय काफ़ी बच जाता है एवं समय के अनुसार हम अपने कार्य भी पूर्ण कर लेते हैं। विद्यार्थियों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वे कार्य की योजना पर ही आधारित है। वे एक पत्र है जो गांधी जी द्वारा लिखा गया था। इसमें गांधी जी ने अहमदाबाद के लोगों को संबोधित किया है। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान का विवरण इस पाठ में है। पाठ को शुरू करने से पहले आइए जानते हैं इस कहानी के लेखक और हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। प्यार से सभी इन्हें बापू बुलाते थे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई एवं पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनके 4 पुत्र थे। गांधी जी ने अपनी शुरुआती शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में प्राप्त की। गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1917 चंपारण आंदोलन उनका पहला आंदोलन रहा है जो बहुत सफल हुआ। इसके अलावा गांधी जी ने बहुत से आंदोलन चलाए, जिनमें से प्रमुख असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा आदि थे। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा व सत्य का पालन किया। गांधी जी महान राजनीतिज्ञ, बैरिस्टर, पत्रकार, दार्शनिक एवं क्रांतिकारी थे। गांधी जी एक अच्छे नेता के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे। इनकी प्रमुख पुस्तक मेरे सपनों का भारत, हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज आदि हैं। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो गई। तो आइए विद्यार्थियों, गांधी जी के बारे में हम इस पाठ में और जानते हैं। पाठ इस प्रकार है। आरंभ में संस्था आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक स्थान। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोग के लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इतने खेती के औजार चाहिए। इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की जरूरत होगी। बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए: 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी सड़ासियाँ, 20 रतल, कीले छोटी और बड़ी, 1 मोगरा, लकड़ी का हथौड़ा, मोची के औजार। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपए खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपए मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम ये खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपए आएगा। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा ये है कि अहमदाबाद में ये प्रयोग
1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो ये भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। अब चूँकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष का खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का ये अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए ये संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा: किराया बंगला और खेत की ज़मीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, चौके का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया। मेरा ख्याल है कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्चा और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। 4 पतीले, 40 आदमियों का खाना बनाने योग्य 2 छोटी पतीलियाँ, 10 आदमियों के योग्य 3 पानी भरने के पतीले या तांबे के कलशे, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाइयाँ, 1 कढ़ाई, 10 रतलखाना, पकाने योग्य 3 कलछियाँ, 2 आटा गूंदने की परातें, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ या नहाने का पानी रखने के बर्तन, 5 पतीले के ढक्कन, 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 तैयाँ, 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, 2 छलनियाँ, 1 पीतल की छलनी, 3 चक्कियाँ, 10 चम्मच, 1 करछा, 1 इमाम दस्ता मूसली, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ, 3 मेजें, 6 किताबें रखने की अलमारियाँ, 3 दवातें, 6 काले तख्ते, 6 रेक, 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे, 2 बम्बई अहाते के नक्शे, 1 गुजरात का नक्शा, 5 हाथ करघे, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, खेती के औजार, 4 चारपाइयाँ, 1 गाड़ी, 5 लालटेन, 3 कमोड, 10 गद्दे, 3 चैम्बर पॉट, 4 सड़क की बत्तियां, वैशाख बदी 13, मंगलवार 11 मई 1915। तो बच्चों, इस पत्र के माध्यम से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि गांधी जी कार्य को किस प्रकार योजनाबद्धता से तैयार करते थे। इसमें दिया गया बजट से ये स्पष्ट है कि वे हिसाब किताब में भी कितने परिपूर्ण थे। अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का संविधान स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। इस संविधान के मसवदे से पता चलता है कि वे भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार करना चाहते थे। अब हम इस पाठ में आए नए शब्दों के अर्थ जानेंगे। शब्द इस प्रकार हैं। शब्द अतिथि, इसका अर्थ होता है मेहमान। शब्द संभावना, इसका अर्थ है आस होना। अगला शब्द है आरंभ, इसका अर्थ होता है शुरुआत। अगला शब्द अनुमान, इसका अर्थ है अंदाजा। अगला शब्द आश्रम, अर्थ रहने का स्थान। शब्द है बोझ, इसका अर्थ है भार में अधिक। शब्द व्यवस्था, अर्थ इंतजाम। शब्द औसतन, अर्थ लगभग। अगला शब्द है बढ़ई, लकड़ी के काम करने वाला। विद्यार्थियों, अब हम इस पाठ में आए प्रश्नों को करेंगे। लेखा जोखा भाग से प्रश्न इस प्रकार हैं। हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करते, किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं, लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजार, छेनी, हथौड़ी, बसूले इत्यादि क्यों खरीदना चाहते थे? इसका उत्तर है गांधी जी उच्च विचारों के धनी व्यक्ति थे। वे अपना कार्य स्वयं करने के पक्ष में थे। छेनी, हथौड़े, बसूले खरीदकर निम्न कार्य करना चाहते होंगे। नंबर 1, किराए पर इन औजारों को बार बार लेने से इस पर होने वाले व्यय की बचत करना। नंबर 2, कुटीर उद्योग, लोहार, बढ़ईगिरी को बढ़ावा मिल सके।
और नंबर 3, लोग अपने कार्य को स्वयं कर आत्मनिर्भर बन सकें। अगला प्रश्न है, आपको कई बार लगता होगा कि आप छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दुहाना, खाट बुनना करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाएं जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे? उन कामों की सूची भी बनाएं जिन कामों को आप सीख कर ही छोड़ेंगे। इसका उत्तर है, हमें बहुत से काम ऐसे लगते हैं जिन्हें अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन दूसरों पर निर्भर होने के कारण हम उन्हें नहीं सीखते। लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें हम सीखना चाहते हैं परंतु सीख नहीं पाते। जैसे कार्य है और उसके कारण। कार्य है मूर्ति बनाना, कारण अनुभव की कमी एवं प्रशिक्षित व्यक्ति का अभाव। कृषि करना, कारण है शहर में कृषि भूमि की कमी। कार्य है कपड़े बुनना, कारण है कपड़ा बुनने वाली वस्तुओं की कमी। हम इन कार्यों के कारणों को दूर करके इन कार्यों को सीखने के लिए अवश्य ही प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, इसके अलावा आपको और कौन कौन से काम हैं जो कि मुश्किल लगते हैं परंतु आप उन्हें सीखकर ही रहेंगे? उनकी सूची बनाएं और उनको न करने के कारणों की खोज करके उन्हें दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि कोई भी काम मन से और पूरी लगन से किया जाए तो उसमें हमें सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों एवं कार्य प्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं? इसका उत्तर है, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्य और कार्य प्रणाली के बारे में निम्नलिखित अनुमान लगाए जा सकते हैं। उद्देश्य, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और योग्यताओं का बोध करवाना, अतिथि का सत्कार करना, मनुष्य को उसके जीवन के उद्देश्यों का ज्ञान करवाकर उस प्रकार जीवन व्यतीत करने की योग्यता को बढ़ावा देना, उच्च विचारों का आदान प्रदान एवं सहयोग की भावना का विकास करना, हर तरह के कौशल से लैस व्यक्ति हों, श्रमिकों का सम्मान करना एवं उन्हें बढ़ावा देना। आश्रम की कार्यप्रणाली इस प्रकार थी। आश्रम में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्य को करेगा जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर व्यक्तियों को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य करवाना। आश्रम की कार्यप्रणाली दैनिक आवश्यकताओं पर आधारित थी। प्रश्न है, मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है। इस बजट से प्रेरणा लेते हुए आपको अनुमानित बजट तैयार करना है। इस बजट में दिए गए किन किन मदों पर आप कितना खर्च करेंगे, किन मदों को जोड़ना व हटाना चाहेंगे। इसी प्रकार आपको अन्य प्रश्नों को हल करना है एवं इस प्रश्न का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य ही लिखना है। विद्यार्थियों, इसमें आप कहीं भी घूमने जाने पर होने वाले व्यय का बजट तैयार कर सकते हैं या किसी अन्य विकल्प को भी चुन सकते हैं। भाषा की बात से अगला प्रश्न है, अनुमानित शब्द में अनुमान में इत प्रत्यय जोड़कर बना है। इस प्रत्यय जोड़ने पर अनुमान का ना नित में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार कुछ प्रत्यय शब्द हैं जिनमें से हमें मूल शब्द पहचानना है। विद्यार्थियों, पहले हम प्रत्यय की परिभाषा देखते हैं। प्रत्यय की परिभाषा है वे शब्द जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, अर्थात नए शब्द का बोध होता है, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण, अनुमान, इसमें हम इत जोड़ेंगे तो अनुमानित हो जाएगा। अगला शब्द है मीठा, इसमें हम आस जोड़ेंगे तो हो जाएगा मिठास। ऐसे ही कुछ और शब्द हैं, आइए देखते हैं। शब्द है प्रमाणित, प्रमाण धन इत, प्रमाणित। अगला शब्द है व्यथित, व्यथा धन इत, व्यथित। अगला शब्द है द्रवित, द्रव धन इत, द्रवित। अगला शब्द है मुखरित, मुखर धन इत,
मुखरित, झंकृत, झनकार, धन इत, झनकृत। आइए बच्चों, अब जानते हैं तत्पुरुष समास की परिभाषा। जिस समास में बाद का उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण, बैलगाड़ी अर्थात बैल की गाड़ी। इस प्रकार घोड़ा गाड़ी शब्द दो शब्दों के जोड़ने से बना है। इसमें दूसरा शब्द प्रधान है, यानी शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे शब्द पर टिका है। इसमें कारक चिन्ह का, की, के, पर, को, से, के लिए, में आदि लुप्त होते हैं। आइए हम और ऐसे शब्दों को जानते हैं। आत्मघाती अर्थात खुद को मारने वाला। अगला शब्द भारत रत्न अर्थात भारत का रत्न। अगला शब्द गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। शब्द है माखन चोर, अर्थ है मक्खन को चुराने वाला। शब्द है पद प्राप्त, इसका अर्थ है पद को प्राप्त। शब्द लाभप्रद अर्थात लाभ को प्राप्त करने। विद्यार्थियों, आज हमने प्रत्यय की परिभाषा एवं तत्पुरुष समास की परिभाषा को जाना। आइए जानते हैं इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। विद्यार्थियों, इस पाठ से हमें प्राथमिक शिक्षा ये मिलती है, गांधी जी के इस पत्र से हमें बजट की महत्वपूर्णता का ज्ञान होता है। बजट किसी भी घर व्यापार को चलाने के लिए एक दिशा को तय करता है। यहाँ तक कि किसी देश को सही रूप से प्रगति की ओर बढ़ने के लिए बजट हमें सहायता प्रदान करता है। किसी भी कार्य को योजनाबद्ध करना आवश्यक है। हमारे द्वारा हुए व्ययों का लेखा जोखा हमारे पास होना जरूरी है। इससे हम धन ही नहीं बल्कि अपना बहुमूल्य समय भी बचा सकते हैं। विद्यार्थियों, इससे हमें ये भी ज्ञात होता है कि हमारे धन का सही उपयोग हुआ है कि नहीं। गांधी जी का एक कथन है, जो समय बचाते हैं वे धन बचाते हैं, और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर होता है। आज इस पाठ में हमने गांधी जी के बारे में पढ़ा और जाना कि गांधी जी का संबंध एक साधारण परिवार से था, लेकिन उनके कार्य और उनका जीवन असाधारण नहीं था। इससे तात्पर्य ये है कि इंसान महान पैदा नहीं होता, उसके विचार उसे महान बनाते हैं, और काम की शुद्धता और सरलता ही महान लोगों को आम लोगों से अलग करती है। हम अपने विचारों से ही समाज में बदलाव ला सकते हैं। गांधी जी आत्मनिर्भरता पर विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि व्यक्ति अगर अपना कार्य खुद नहीं कर सकता तो वे दूसरों के काम कैसे कर सकता है। वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं पर ही आश्रित होने की प्रेरणा देते थे। तो विद्यार्थियों, देखते हैं गांधी जी से जुड़ी हुई ये कुछ 4 पंक्तियां। ये जो ढली है वो रात पूछती है, जो झूम के गुजरी तारों की बारात पूछती है। ये जो चमका है वो सूरज भी पूछता है, ये चहकते फुदकते पंछियों की जमात पूछती है। फूलों से बगीचे की हर क्यारी ये बात पूछती है, आखिर क्या है पानी की तरह बहना, हवा की तरह कानों में कुछ कहना, अंतहीन आकाश सा चुप रहना, अंगारों के बीच रहकर आग को सहना, मगर धरती की तरह स्तब्ध हमेशा मौन रहना, धरती की तरह स्तब्ध हमेशा मौन रहना। जीवन एक लय का नाम है, मैंने इस लय को जिया है। मैं निर्जीव हूं लेकिन गुलामी के हलाहल को पिया है। भारत की आजादी में एक किरदार मैं भी हूँ। मुझे आसान भाषा में चरखा कहते हैं। बापू ने हर मुश्किल को हराने के लिए सरलता को अपनाया। मैं उनके प्रयास से भारतीय जनमानस को भाया। केवल एक वस्तु के तौर पर मेरी पहचान नहीं है, बल्कि मैं स्वतंत्रता के भान का पर्याय बन गया हूँ। सामाजिक चेतना के सभी आयाम
मेरी गति के साथ गतिमान है। सत्य मेरी स्थिर धुरी ने केवल और केवल स्वतंत्रता के भाव की सच्चाई को धारण किया है। शरीर श्रम मेरी चक्रीय गति परिश्रम के यज्ञ का निर्वाहन करती है। अहिंसा दया के साथ कपास चुनकर सूत में ढालने की नियत ही मेरा पुरुषार्थ है। अस्वाद बिना किसी आसक्ति या स्वाहित के मेरा स्वावलंबन देश को संतुलित पोषण प्रदान करता है। अस्तेय आवश्यकता से अधिक पाना या किसी अन्य की वस्तु को लेना मेरी जीवनचर्या नहीं सिखाती। अपरिग्रह किसी भी चीज का संग्रह ना करते हुए रुई के मुलायम रेशों को सादगी से मजबूत खादी बनाकर बांटना ही मेरा काम है। स्वदेश मैं भागीदार बना हूं सतत धारणीय विकास का। मेरी दृष्टि में निज संसाधनों का संतुलित उपयोग ही आर्थिक उन्नति है। अभय सत्य को धारण कर अहिंसा से जनमानस को निर्भय करना ही मेरा परिणाम है और यही आत्मनिर्भर होने का कारण है। स्पर्श भावना मेरे संचालन के सहर्ष स्पर्श में न लैंगिक भिन्नता है न ऊंच नीच का अंतर। एक संभाव और समरसता की नैतिक अभिव्यक्ति ही मेरे होने का प्रमाण है। ब्रह्मचर्य मेरी खादी एक परिधान है जो सभी में श्रेष्ठ और अग्रणी सद्चरित्र का प्रतीक बन गया है। सर्वधर्म संभाव भारतीय व्यक्तित्व का एक आदर्श व्यवहार सहिष्णुता है जो मेरी तकली में समेटे सात्विक धागे के समान सभी धर्मों में मानवता का अंश स्वीकार करता है। बापू के इन व्रतों का निर्वाहन हर भारतीय जनमानस को विश्व शांति का दूत बनाता है। मैं इस यात्रा में सहयात्री हूँ। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। विद्यार्थियों, आशा करते हैं मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये पाठ आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ, एक नई आशा और एक नई शिक्षा के साथ।